हेलो। सभी दोस्तों कैसे हो। मैं अमरीश कुमार आज आपको यूपीएससी अबाउट एग्जाम के बारे में बताना चाहूँगा कि सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी की रणनीति कैसे और क्या होना चाहिए और कितने समय किन सब्जेक्टों पे देना चाहिए, कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए और एक विद्यार्थी को किस तरीके से अपनी टाइम टेबल को मैनेज करना चाहिए, वो मैं सब आज इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा। तो सिविल सर्विस की परीक्षा मैराथन दौड़ की तरह है जिसका मकसद जीत हासिल करना होता है। सफल उम्मीदवारों की रणनीतियों में कई बात आम होती है, जैसे कि कड़ी मेहनत, प्रेरणा, समय का बेहतर प्रबंध, समर्पण, संकल्प, आत्मविश्वास, सुनियोजित तरीके से अध्ययन, सकारात्मक रवैया, धैर्य, वैकल्पिक विषयों का चुनाव और स्मार्ट तरीके से तैयारी में सब सिविल सर्विस परीक्षा के पहले या दूसरे चरण में सफल होने की मंत्र है। अगर आप सही तरीके से रणनीति बनाओगे, सही तरीके से प्रेरणा लोगे, आत्मविश्वास आपका अच्छा रहेगा, सुनियोजित ढंग से टाइम टेबल बनाओगे, तो सिविल सर्विस परीक्षा पास करने में आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए रणनीति। कुछ विद्यार्थी बोलते हैं कि सर हमें प्रथम परीक्षा के लिए रणनीति कैसे होना चाहिए, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा शुरुआती एक बाधा है और इसे बेहद सावधानी के साथ और पार करने की एक विद्यार्थी को जरूरत होती है, क्योंकि दूसरे फेज में जाने के लिए प्रथम फेज को पहले पास करना होता है, जो कि एक विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। हालांकि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित इस परीक्षा के लिए 10 से कम साल में 10 से 15 लाख से भी ज्यादा आवेदन मिलते हैं, लेकिन असली मुकाबला सिर्फ 2 से 3 लाख लोगों के बीच पे होता है। किसी भी उम्मीदवार को हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक परीक्षा जो यूपीएससी लेता है वह छटनी की एक प्रक्रिया है, न कि आपकी चयन की प्रक्रिया है। ये एक चयन की प्रक्रिया है नहीं है, ये आपको एक छटनी की प्रक्रिया है। वो विद्यार्थियों को छांटने के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजित करना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले प्रयास में सिविल सर्विस में सफल होने का मंत्र, ऐसा क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए, ऐसा क्या हमारे पास टाइम टेबल की व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरीके से अध्ययन करना चाहिए कि हम प्रथम बार में ही सिविल सर्विस में सफल हो जाएं। पढ़ाई तो मैं इसको कुछ बिंदुओं में बताना चाहूंगा। पढ़ाई के लिए अपने हिसाब से समय सारणी तैयार कर इसका पालन सुनिश्चित करो, क्योंकि आप अपने अनुसार एक टाइम टेबल बना लो, क्योंकि दूसरा कोई टाइम बनाएगा तो अपने टाइम टेबल बना रहा है, आप उसे अपने अनुसार, आपको जो अच्छा लगे, जो टाइम आपको बढ़िया लगे, आप उस टाइम पे अपने मनपसंद सब्जेक्टों को सुनियोजित कर सकते हैं। पाठ्यक्रम में शामिल सामग्री को पूरा पढ़े और कोई भी हिस्सा खाली न छोड़े, क्योंकि यूपीएससी से कहीं से भी सवाल आ सकता है। नेक्स्ट है मूल स्रोत किताबों से बेहतर नोट्स बनाएं। जब आप किताबों को पढ़ते हो तो आप अपने से हैंड नोट्स स्वयं बनाएं, आपका खुद का बनाया हुआ नोट्स होना चाहिए। अगला है ज्ञान और जानकारी के स्तर को और बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी की आपको मदद लेना चाहिए। किताबों से संबंधित विषयों की बुनियादी जानकारी हासिल करें। परीक्षा की दृष्टिकोण से अवधारणा और तथ्यों को समझें और उनका इस्तेमाल करें। जब तक आप एग्जाम के दृष्टिकोण की इसकी अवधारणाओं को, कंसेप्टों को जब तक आप नहीं समझोगे ना, तो आपको दिक्कत खड़ी होगी। और कुछ विद्यार्थियों को मैं इनके एक रहता है कि सर क्या तथ्य कंसेप्ट जब क्लियर नहीं रहता है तो क्या पास एग्जाम हो सकते हैं? तो बिल्कुल, जब तक आपको ना
इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा ना तो एग्जाम नहीं निकलेगा, कोई सा भी एग्जाम नहीं निकलेगा। आप पहले कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो, इसके बाद आप, ताकि आप जब पढ़ाई करो ना तो आपको समझ आए। और एकदम अहम और मुख्य पहलू है, पिछले साल के सवालों को देखें और उनका विश्लेषण करें। पिछले साल कैसे पेपर आया था, कौन से सवाल आए थे, किस टाइप के सवाल आए थे, कहाँ से अधिकतर सवाल पूछे गए थे, किस सब्जेक्ट से ज्यादातर सवाल थे। तो पिछले साल के पेपर को आप देखो, आप, ताकि आपको समझ आए कि पिछले साल का पेपर में कहाँ से, किस सब्जेक्ट से और कौन से टॉपिक से कितने सवाल आए हैं, तो आपको ये पता हो जाता है ना। फिर अलग अलग अध्यायों और विषयों के आधार पर मॉक टेस्ट का अभ्यास करना जरूरी है। इसमें आपका असली परीक्षा का एहसास मिलेगा और खुद को सुधारने में भी मदद मिलेगी। पिछले साल के समान अध्ययन के प्रश्न पत्रों को हल करने की कोशिश करें, इससे आपको अपनी कमजोरियों के बारे में पता चलेगा, है ना। इससे आप अपनी तैयारी, ज्ञान, रफ्तार और स्टिक जानकारी को स्तर का भी पता लगा सकेंगे कि हम कितने काबिल हैं, सक्षम हैं, पेपर में आए हुए क्वेश्चन को कर सकते हैं कि नहीं। आप अपना सेल्फ मूल्यांकन कर सकते हो। आखिरी जब एक महीना बचे, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें क्या एक महीने में अलग से पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैं बोलूं कि बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखो, पहले तो आप विषय को बार बार देखना, पढ़ना जरूरी है। कम से कम एक बार पूरे विषय को फिर से पढ़ना चाहिए और तीसरी बार पढ़ने के बाद नोट्स बनाना चाहिए। कुछ विद्यार्थी हैं जो पहले ही पढ़ने लगते हैं और तुरंत नोट बना लेते हैं। इससे आपको डाटा सारे, ऐसा लगे, आपको ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट हैं। तो आप एक बार रिवीजन कर लो, दो बार रिवीजन कर लो, तीसरी बार, चौथे में आप नोट्स बनाओ, ताकि आपको अच्छे से टॉपिक, अच्छे से चीज समझ आए। आखिरी के एक महीने में नए विषय सामग्री बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। अंतिम एक महीना पढ़ी गई सामग्री सिर्फ दोहराने का काम करना चाहिए। सिर्फ आप दोहराओ, इसको दोहराने का काम करना चाहिए। जब आप दोहराओगे, अगर अगर नए टॉपिक ले आ रहे हो, नए सिलेबस ले आ रहे हो, नई चीज ले आ रहे हो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब एक महीने एग्जाम बचे तो हमें कोई अन्य बुक, अन्य मटेरियल, अन्य चीजें, सारे सामग्रियां नहीं पढ़नी चाहिए। हालांकि जो सी सेट है सिर्फ अर्हता हासिल करने की, क्वालिफाई के लिए नहीं होता है, लेकिन ये जो सी सेट होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर सी सेट, तो सी सेट देखो क्वालिफाई के लिए होता है, लेकिन इसे भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर सी सेट आपका नहीं निकलेगा तो आप सेकंड पेपर पे, सेकंड में नहीं जा पाओगे। तो पहला फेज है कि आप जब दे रहे हो तो आप सी सेट को भी गंभीरता से लो, क्योंकि वो क्वालिफाइंग जरूर होता है। लेकिन जब तक सी सेट निकलेगा नहीं, तब तक आपका पेपर भी पूरी तरह से नहीं निकलेगा। तो सी सेट को बड़े गंभीर से लो, है ना। इसकी भी अच्छी तैयारी करो, इसको भी रिविजन करो, बार बार दोहराओ। समाचार और समसामयिकी पर नियंत्रित रूप से नजर रखें और विषयों को अलावा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ी हुई सूचनाओं के बारे में जानकारी रखना चाहिए। क्योंकि आप देश में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, केंद्र में क्या हो रहा है, कौन सी योजना सरकार पेश किया है, कौन से स्कीम चला रहा है, कब देश विदेश में क्या घटनाएं हुई है ना। तो ये सारे आपको जानकारी से अवगत रहना है। अब जो एक नोट करने की जरूरत है, मैं आपको बताऊं कि आपकी तैयारी की नीति इस तरह होना चाहिए, मानो आप अगले दिन ही एग्जाम, परीक्षा देने जा रहे हो, ऐसा पढ़ाई करो। ये नहीं कि अरे अभी तो बहुत टाइम है सर, पढ़ ना लूंगा, क्या इतनी जल्दी है। तो बिल्कुल ये अपने दिमाग से भ्रम को हटा दो। हमको इस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, ये सोच के पढ़ना चाहिए, किताब के सामने जब हम बैठे तो हमको ये सोच के पढ़ना चाहिए कि हमको कल एग्जाम देना चाहिए, कल ही हमारा बोर्ड का या फिर किसी का भी एग्जाम हो तो कल ही हमारा बोर्ड एग्जाम है, ऐसा हमें सोच के पढ़ना चाहिए। और जो भी सोने से पहले उन विषयों को मनन करें जिनको अपने पूरे दिन अध्ययन किया है। इस तरह विषय से जुड़ी आपकी स्मरण शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। देखो, मैं बार बार भी बोलता हूँ अपने टॉपिक में कि इसको रिवीजन करो और मनन करो। देखो, जुगाली बोलता हूँ, जुगाली जैसे गाय भैंस घास खाने के बाद बैठ के जुगाली करते हैं ना, आप भी उसी तरह बैठ के और जितना पढ़ लियो ना, आप उसको जुगाली करो।
जुगाली करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कितना पढ़ा है, हमसे कितना बनता है और कितना हम रिसाइकिल में, कितना हम मेमोरी में ले आते हैं। अगर आप जितना सोच पा रहे हो, समझो इतना आपको याद है। अगर आप सोच नहीं पा रहे हो ना तो उतना आपको याद भी नहीं है। तो आपकी मनन करो, सोने से टाइम में आपका मनन करो, बढ़िया है ना। ये अब सिविल सर्विस परीक्षाओं में क्या क्या करें और क्या क्या ना करें, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो बहुत सारे फेज होते हैं, उन फेजों को भी आपको फेस करना होता है। परीक्षा के बारे में कभी चिंता नहीं करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी किसी तरह से मदद नहीं मिलती है। अगर आप एग्जाम के बारे में चिंता करोगे ना तो आपको जो सोचोगे कि मदद मिलेगा, वो कुछ नहीं मिलेगा, आप सिर्फ टेंशन लोगे। तो हमें चिंता नहीं करना है। नेक्स्ट है, तैयारी के साथ हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखें, अपना आत्मविश्वास को भी बनाए रखें। इस दौरान मानसिक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन सफलता हासिल करने के लिए इन पर विजय पानी होगी आपको। अगर आपने पूरे पाठ्यक्रम को हिसाब से पढ़ाई की है तो तैयारी के स्तर को लेकर चिंतित बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपने कठिन मेहनत किया है और मेहनत अच्छे से किया है, कोई कमजोरी नहीं छोड़ा है, तो एग्जाम को लेके उतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम भी निकल जाएगा। अब एक जो अहम होती है, आपको एग्जाम सेंटर पे एक OMR सीट मिलती है जिसमें भरना होता है। अब वो OMR सीट है नहीं है, एक OMR सीट पेपर मिलता है, एक OMR सीट पेपर मिलता है। तो उस पे क्या है कि भरना होता है। तो OMR सीट जब आपको मिल जाता है ना तो OMR सीट में लापरवाही वाली गलतियां बिल्कुल ना करें। कुछ बच्चे होते हैं कि इतनी इनको जल्दी लगा रहता है कि ये जैसे मिलता है OMR सीट वो भरना शुरू कर देते हैं। गैस मैं आपको बता दूं कि अगर OMR सीट में अगर आपने गलत कर दिया ना तो ये सुधरती नहीं है फिर। तो बड़े लापरवाही ना करे, बड़े सरल सहज और शांत रूप से OMR सीट को आप सबमिट करें, फिलअप करें, भरे, है ना। और अगला है, जवाब देने से पहले सभी विकल्प पढ़ें। जैसे बहुत सारे विकल्प आते हैं तो पहले इसको पढ़ लो, इसके बाद जवाब दो। ये नहीं कि हमने विकल्प देखा और टिक मार दिया, पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लो, इसके बाद फिर जवाब दो। संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़े। अगर आप यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हो, पीएससी की एग्जाम दे रहे हो, तो जो अगर लोक से संघ सेवा आयोग जो निर्देश इंस्ट्रक्शन दिए उनको आप फॉलो करो, उनके अकॉर्डिंग ही सबमिट फॉर्म OMR सीट भरो। अगर आप 10th 12th के एग्जाम दे रहे हो, उसमें फॉर्म पेपर में फॉर्म भरने के बाद अगर OMR सीट आती है, OMR सीट को भी आप अच्छे से भरो, है ना। लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतना है। आप बड़े आराम से, बड़े पूछ के भी पढ़ सकते हो। यहाँ रहते हैं मदद करने वाले टीचर, सहायक शिक्षक रहते हैं, वो आपको बताएंगे कहाँ क्या भरना है। तो बिल्कुल लापरवाही ना करें। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर कि वैकल्पिक विषय चुनाव को लेकर रणनीति बताइए, कि वैकल्पिक विषय की रणनीति क्या होना चाहिए हमारी। तो मैं वैकल्पिक विषयों के चुनाव को लेकर रणनीति मेरा यही है कि विषयों को चुनाव अपनी दिलचस्पी और स्नातक के अपने विषय के आधार पर करो। आपको जिस पे रुचि हो, आपको जिस पे इंटरेस्ट हो, जिसको आपको लगता है कि मैं बेहतर कर सकता हूं, आप वो सब्जेक्ट लो। और या फिर आपका स्नातक में जो सब्जेक्ट रहा हो मेजर, जिसमें आपकी अच्छी पकड़ हो रहा हो, वो सब्जेक्ट लो। पढ़ने में आप इच्छुक हो इस सब्जेक्ट को, तो वो सब्जेक्ट आप वैकल्पिक में ले सकते हो। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि आपका विषय आपकी डिग्री से जुड़ा हो। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर मैं तो लोक प्रशासन लेना चाहता हूँ, मैं तो IR लेना चाहता हूँ, सर मैं ये लेना चाहता हूँ, सर मैं हिस्ट्री लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरा सब्जेक्ट तो सर है ही नहीं, मैं ज्योग्राफी लेना चाहता हूँ सर, पर मेरा सब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी स्नातक कंप्लीट है, आपके इस सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर आप अन्य वैकल्पिक ऑप्शन ले सकते हैं जिसमें आपको रुचि हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात का विश्लेषण करें कि आपकी द्वारा चुना गया विषय समान अध्ययन और निबंध के लिए कितना उपयोगी है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ऑप्शन तो ले लेते हैं, लेकिन देखना चाहिए उनको कि ऑप्शन हम जो ले रहे हैं तो क्या ये हमारे GS1 GS2 या GS3 में क्या हमारा हेल्प कर सकता है, क्या हमारे निबंध में इसका मदद मिल सकता है। तो वैकल्पिक विषय ऐसा लो जो आपके GS में भी काम आ जाए,
आपके वैकल्पिक में भी काम आ जाए, आपके निबंध लिखने में भी काम आ जाए। तो ऐसे हमें विषय ऑप्शन को चयन करना चाहिए। इस बात पर भी गौर करें कि चुने गए वैकल्पिक विषयों को पिछले कुछ साल के दौरान प्रदर्शन कैसा रहा। देखो, हम सब्जेक्ट को ले लेते हैं, लेकिन हमको सब्जेक्ट को ये भी इसका मूल्यांकन करना है कि इस सब्जेक्ट का जो हमने सब्जेक्ट लिया है ऑप्शन में, विकल्प में, तो क्या उसका पिछले जो रिजल्ट रहे हैं कैसे रहे हैं, वो भी हमको 2-4 साल का इसका रेशियो देख लेना चाहिए कि उस सब्जेक्ट का नंबर कैसे रहे, अंक कैसे रहे, है ना। तो आप ऐसे भी जब आप विषय का चुनाव करें तो आप इसके पिछले 2-3 साल का भी पीछे का इसका अंक देख लेना चाहिए, है ना, सब लोग सब्जेक्ट। यह देखिए कि क्या चुने गए विषय के लिए कोचिंग की जरूरत है, विषय के लिए पूरी तैयारी करने की कितना समय लगे। अब देखो, आप ये भी सोचो कि जो मैं ऑप्शन में लिया हूं, जो वैकल्पिक विषय लिया हूं, तो क्या उससे मुझे कोचिंग की जरूरत है। अगर एकेडमी की जरूरत है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या ये भी देखना चाहिए क्या जो सब्जेक्ट मैं लिया हूँ और तो क्या इसको मुझे कोचिंग की जरूरत है। नहीं, आप वैकल्पिक बच्चे तो वैकल्पिक विषय ले लेते हैं, लेकिन उसको वैकल्पिक विषय के बारे में जानकारी जब नहीं होता ना, तो उन्हें कोचिंग की मदद लेना पड़ता है, और अब नहीं जब नहीं ले पाते हैं तो फिर वो असफल वही बच्चे होते हैं। तो आप कोई भी विषय या देख लो पहले कि मैं जो विषय चूज किया हूँ क्या उसकी कोचिंग की जरूरत तो नहीं है, या फिर मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ। अगर आपको समझ आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है समझ तो फिर आपको कोचिंग लेने की जरूरत है। विषयों के लिए पूरी तैयारी करने में कितना समय लगेगा, ये भी देख लें। इस तरह किताबों और नोट्स को उपलब्धता भी जरूरी है। देखो, अगर जब आप तैयारी कर रहे हो तो जब वैकल्पिक ले रहे हो ना, तो आपको ये भी देखो कि इस सब्जेक्ट जो मैं वैकल्पिक विषय लिया हूं मुझे इसमें कितना समय लगेगा, क्या क्या मेरी रहेगा, है ना। आप समय भी देख लो, और समय के साथ में ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो मैं ऑप्शन में सब्जेक्ट लिया हूँ तो क्या मार्केट में इसकी नोट्स उपलब्ध मिल जाएंगे, टीचर उपलब्ध हो जाएंगे, क्या मुझे ये व्यवस्था हो सकती है, क्या मैं कर लूंगा मैनेज। तो आप ऐसे सब्जेक्ट लो जो इसका किताबें भी और नोट्स भी बाजार पे या मार्केट में आपके पास आसानी से उपलब्ध हो जाए। इसके उपलब्ध नोट्स भी उपलब्ध करना अपने आप को होना जरूरी है ना। तो ये अब आते हैं मुख्य परीक्षा के रणनीति में कि मुख्य परीक्षा जो मेंस का होता है इसका क्या स्ट्रेटजी होता है। तो पहले पढ़ाई के लिए बेहतर योजना तैयार करें, और इसके बाद नियमित तौर पर इसका पालन भी करना है आपको। समसामयिकी के लिए रोज अध्ययन करें और नई सूचनाओं से खुद को वाकिफ रखें। हर विषय के लिए तय अंक के हिसाब से उस पर समय दें। सभी विषयों पर ध्यान देने की जरूरत है। आप सोचते हो कि मुझे कोई सब्जेक्ट में ध्यान न दूं और निकल जाए, तो ऐसा नहीं है। अलग अलग विषयों के लिए तय किए गए समय के हिसाब से पढ़ाई करें, ताकि पढ़ाई के लिए बोरियत आपको न लगे, बोरी ना हो। मतलब आप एक सब्जेक्ट चयन कर लो, आपको मतलब बोर न लगे। उम्मीदवार जब पहली बार पढ़ाई करे तो अहम बिंदुओं को चिन्हित या हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि उन्हें पढ़ने के बाद उसे दोहराने से ज्यादा समय न लगे। किसी सामग्री के पहली बार पढ़ने मकसद यह है कि आप पाठ्यक्रम सारणी को घटाकर आधा करें, यानी इसमें से गैर जरूरी बिंदु को हटा दें। मैं आपको क्यों बोलता हूं कि 3 बार 4 बार पढ़ो, क्योंकि जब आप एक बार पढ़ोगे तो उसमें आधा समझ आता है, लेकिन आप दूसरा बार समझते हो तो आपको 75% समझ आता है। जब आप इसे 4-5 से बार पढ़ते हो तो आप 100%। तो क्या है, जो मटेरियल्स होती है ना बुकों के नोट्स को, वो घटते जाता है, तो आपका जो नोट्स बनता है वो 60 नोट बढ़िया बन जाता है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या कि जो गैर जरूरी बिंदु है, जो आपको लगता है कि नहीं आएगा तो हट भी जाएगा। तो आपको ऐसे करना है। दूसरी बात, पढ़ने के बाद इसे इतना छोटा बना लिया जाना चाहिए ताकि आप परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले पूरे पाठ्यक्रम को फिर से समीक्षा कर सके। ये नहीं कि सर इतना बड़ा नोट है अभी तो बहुत सारी पढ़ना है, तो ये चीज को भी आपको विशेष देखना है। पिछले साल के सवालों के आधार पर भी लिखने का भी अभ्यास करें। पिछले साल का आप मेंस का पेपर ले लो, आप लिखने का प्रैक्टिस करो, है ना। देखो क्वेश्चन कैसे आया था, क्या मैं लिख पाता हूँ नहीं लिख पाता हूँ, आप प्रैक्टिस करो। पिछले साल के कम से कम 10 साल के पेपर उठा लो, आप इसको प्रैक्टिस करो। असली परीक्षा न सामना करने के लिए आप कितना तैयार हैं, यह समझने के लिए नियमित तौर पर आप मॉक टेस्ट करें, डेली डेली प्रैक्टिस करें, डेली डेली टेस्ट दें।
और मैं हमेशा बोलता हूँ कि यूपीएससी का या फिर एग्जाम का एक सबसे बड़ा एक मंत्र है कि अभ्यास ही गुरु है। मुख्य परीक्षा का यही मंत्र है। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार करोगे, रिविजन करोगे, तो आपका सबसे बड़ा गुरु आपका अभ्यास ही है। मुख्य परीक्षा का मकसद न सिर्फ उम्मीदवार की याददाश्त या सूचना संबंधी क्षमता का आकलन करना है, बल्कि इसमें उनकी बौद्धिक क्षमता और चीजों को समझने की गहराई को भी परखा जाता है। सामान्य अध्ययन में आपके पास किसी तरह का विकल्प नहीं होता है, उस पर लिखना होता है, उसमें विकल्प नहीं होता है। सवालों की प्रकृति पेपर के हिसाब से अलग अलग होती है। हालांकि उम्मीदवारों को तेजी से जवाब लिखने होंगे, सवाल कई होंगे और शब्द सीमा भी ज्यादा होगी। इसलिए जब मेंस लिखने के टाइम पे आप टाइम को भी मैनेज करना पड़ेगा, समय को भी देख के चलना होगा। मुख्य परीक्षा में शब्द सीमा एक अहम पहलू है और इसका मतलब है कि इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए विद्यार्थियों को। मुख्य परीक्षा में पूछे गए सवालों के जवाब लिखते समय उम्मीदवार को नजरिया बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। उम्मीदवारों के पास परीक्षा भवन में सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं होता है और प्रश्न पत्र मिलने के तुरंत बाद उन्हें जवाब देना पड़ता है। अतः सवाल चुनने और जवाब देने का तरीका बुद्धिमानी भरा होना चाहिए। सवालों में मौजूद टिप्पणी दें, राय दें, विस्तार से बताएं, दिखाएं और प्रकाश डालें जैसे निर्देशों के आधार पर जवाब लिखे जाने चाहिए। निबंध लिखने से जुड़े सुझाव। परीक्षा के 3 घंटे में 2 लेख लिखने होते हैं। यह अवधि पर्याप्त है। हर लेख के लिए 1000 शब्द सीमा तय की गई है। लेख को 3 हिस्से में बांटकर लिखें। भूमिका, मुख्य हिस्सा, निष्कर्ष। पहले आप इसके भूमिका लिख दो, सेकंड पे आप इसके मुख्य हिस्सा लिखो और थर्ड पे आप इसका निष्कर्ष लिखो। निबंध लिखने के लिए दिए गए विषयों में से विकल्प सोच समझकर चुनें। विषय चुनते समय इसके बारे में अपनी जानकारी के स्तर को ध्यान दें। ध्यान रखें आप इस विषय के बारे में कितने जानते हैं। आपके पास संबंधित विषय से जुड़े आंकड़े और तथ्य होने पर आप बेहतर ढंग से अपनी बात कह पाएंगे। लेख की भूमिका बेहद अहम है। याद रखें अगर शुरुआत अच्छी हो तो आधा काम अपने आप हो जाता है। निबंध के मामले में यह बात और बेहतर तरीके से लागू होगा है। आप इसकी शुरुआत किसी कहावत या उदाहरण से कर सकते हैं। इससे निबंध पढ़ने पर दिलचस्प होता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब आप कोई निबंध या ऐसे लिखते हैं तो पहले अप्रोच पे, पहले फ्रंट पे आप इसके कोई कहावत, थॉट लिख दो ताकि चेक करने वालों को एक इंटरेस्ट पैदा हो जाए कि उसने बहुत अच्छा थॉट लिखा है, कहावत लिखा है। तो इसलिए और इसके अप्रोच, और मैंने बोला कि जब आप, मैंने पहले भी पहली लाइन में बोला है कि आप वैकल्पिक विषय वो लो जो आपके निबंध में भी काम आ जाए, तो ताकि आप बेहतर लिख सको, है ना। अगर आप दिमाग में निबंध लिखने का क्रम तय नहीं कर पा रहे हैं तो पहले एक कागज पर अहम बिंदुओं को नोट्स कर लो। अगर आपको लगता है कि मैं सही सही टॉपिक नहीं लिख पा रहा हूं तो आप कैसा ऐसा करो कि एक टॉपिक, एक कॉपी पेज पे एक मस्त मस्त बिंदु इसको लिख लो ताकि आप सही तरीके से क्रमबद्ध रूप से आप लिख सको। अपने वाक्य छोटे रखें। निष्कर्ष उतना ही अहम है जितनी भूमिका। यह आपके विश्लेषण को नजरिया मुहैया कराता है। निष्कर्ष में निबंध का सार पेश करने की कोशिश करें। देखो आप जैसे भूमिका लिखते हो ना ऊपर, सेम वैसे नीचे जब आप लिखते हो इसका निष्कर्ष, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में कुछ जानकारी। साक्षात्कार, इंटरव्यू जिसको आप बोलते हो। तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर क्या इंटरव्यू अलग होता है या फिर इससे हो, तो उसको मैं बताना चाहूंगा थोड़ी बहुत जानकारी जो मुझे है। इंटरव्यू आजकल पर्सनालिटी टेस्ट के तौर पर भी जाना जाता है। इसकी वजह यह है कि इसमें उम्मीदवार के ज्ञान की जांच नहीं होती है बल्कि इसके पूरे व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इंटरव्यू में नॉलेज पूछते हैं, जीके पूछते हैं, तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब आप पीटी मेंस में क्लियर कर लेते हो तो आपको पता हो जाता है उनको कि ज्ञानों का कमावेश है उनके अंदर। तो जब ज्ञान है तभी तो मेंस पास करके यहाँ आया है। तो
ये आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। इंटरव्यू का मतलब सामग्री आधारित मूल्यांकन ना होकर के मनोवैज्ञानिक जांच है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बेहतर संवाद कौशल और आत्मविश्वास के साथ साथ बेहतर ज्ञान आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि इंटरव्यू में हिस्सा लेने वाले तकरीबन उम्मीदवार जानकारी और ज्ञान के मामले में कमावेश एक जैसा ही होता है, क्योंकि जितने भी इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए जाते हैं तो अगर देखा जाए तो पीटी और मेंस तो सारे बच्चे ही दे के जाते हैं और पास होके जाते हैं, तो तकरीबन कहा जाए तो ज्ञान तो सभी के पास होंगे, है ना। अब व्यक्तित्व कैसा क्या है, वो निर्णय क्षमता उनका क्या है, वो तो वहां जाके ही पता चलेगा। तो आपको यह पता होना चाहिए कि इंटरव्यू हमेशा सिर्फ सवाल जवाब की सत्र नहीं होता है और बोर्ड के सदस्य आपके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं को भी देखते हैं। आपसे यह उम्मीद नहीं की जाती कि आपके पास दुनिया की सभी जानकारी हो। जो उम्मीदवार बैठे रहते हैं वो उनका सोचना ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप जो हम पूछे वो सारे आंसर दे, जो हम सवाल करे उसका पूरी जवाब दे। जो उम्मीदवार बैठे रहते हैं उनका ऐसा आपसे कोई अपेक्षा नहीं होता है। सभी जानकारी हो, अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं पता है तो बेशक कह दें मुझे इससे बारे में पता नहीं है, सॉरी सर। हालांकि यह बात भी आत्मविश्वास के साथ समान तरीके से कही जानी चाहिए। यह याद रखें कि आपकी जानकारी और ज्ञान के स्तर की जांच प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं में हो चुकी है। जब आप पहले और दूसरे पेपर देते हो तो आपका ज्ञान का समावेश होता है ना, वो पता चल जाता है। पीटी जब देते हो, मेंस देते हो, तो उनको पता हो जाता है कि उनके पास किताबी ज्ञान तो है, इसलिए तो पास करके यहाँ तक आया है, लेकिन क्या इसके अंदर व्यक्तित्व है, वो सिविल सर्विस योग्य लायक है या नहीं, वो तो मेंबर चयन करेंगे। हमेशा याद रखें कि इंटरव्यू कई घंटे खड़ा कर सवाल पूछने का मामला नहीं है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इंटरव्यू जब होता है तो क्या खड़ा करके सवाल पूछते हैं, तो बिल्कुल नहीं। हमेशा याद रख लो कि इंटरव्यू कर एक तो हमेशा याद रखें कि इंटरव्यू कटघरे में खड़ा करके सवाल पूछने का मामला नहीं है, बल्कि यह एक स्वाभाविक बातचीत है, आपसी बातचीत है। व्यक्तित्व जीवन भर की संपत्ति की तरह है और इसमें हर रोज बदलाव की भी होता रहता है। जो आपका व्यक्तित्व है वो जीवन भर की आपकी एक संपत्ति है और इसमें हर एक रोज बदलाव भी देखने को हमको मिलता है। कुछ और तथ्यों के बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगा जो जरूरी है। समान अध्ययन और विकल्प विषय दोनों को रोजाना पढ़ाई करने से आप बोर नहीं होते हैं। ज्यादा लंबे समय तक बैठना आसान हो जाता है। इस तरह पढ़ाई को लेकर आपका उत्साह बना रहता है। प्रारंभिक परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद बिना समय गवाए मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अभी तो बहुत समय है, हम कर लेंगे। तो मैं उनको बोलूंगा कि जैसे ही पीटी प्रीलिम्स आप एग्जाम देते हो, इसके बाद कुछ समय बाद आप तुरंत मेंस की तैयारी पे लग जाना। इसके लिए 10 से 12 घंटा रोजाना पढ़ना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। कुछ लोग दावा कर सकते हैं कि 18 से 20 घंटे तक पढ़ाई करते थे। यह असंभव है कि हर किसी को अपनी क्षमता के बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए आपको पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए और अपनी क्षमता और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। और अपनी क्षमता और ईश्वर पर भरोसा इतना होना चाहिए कि जब आप मेहनत करोगे तभी ईश्वर देगा। अगर आप अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते हैं तो इसमें आपको निराश नहीं होना चाहिए। जिनके पास सिविल सर्विस की परीक्षा में शामिल होने के लिए 2 से 3 साल का वक्त बचा है, उन्हें तुरंत तैयारी कर देना चाहिए। अगर आपने सिविल सर्विस में जाने के बारे में फैसला कर लिया है तो आपको कैरियर हासिल करने के लिए कुछ खास कदम उठाने होंगे ताकि आप हाल की जानकारी और घटनाक्रम से पूरी तरह अवगत हो और पहले प्रयास में पूरी तरह से इसके लिए तैयार हो सके। मैं आपको यही बोलूंगा। मैं अमरीश कुमार, मैं भी तैयारी करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।
थैंक यू, धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को उन बच्चों को पास शेयर करो जो बच्चे यूपीएससी के बारे में जानकारी जिनको नहीं है और जो आना चाहते हैं, जो गरीब तबके बच्चे हैं, जो गरीब घर के लड़के हैं, जो आदिवासी हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको यूपीएससी के बारे में जानकारी नहीं है या पेपर के बारे में जानकारी नहीं है, तो ये मेरा पूरा वीडियो देखो। उसमें मैं पूरी शुरू से लेके अंतिम तक पूरी बताया हूँ और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं कुछ सोच के ही बनाया हूं ताकि उन बच्चों के पास मेरा ये वीडियो जाए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जिनको इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो वहां तक ये जानकारी को प्लीज शेयर करें, लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो मैं फिर से अपलोड करूंगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।